नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग देख रहे थे 23 से 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स और उसमें हम लोगों ने वन लाइनर देख लिया था और साथ ही कुछ करंट अफेयर्स भी विस्तार से हम लोगों ने देखे थे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट और ये होगा अंतिम पार्ट, ठीक है। और ये इसके साथ ही अगस्त का करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। एक बंदा है जिसने मेरा आईडी रिपोर्ट किया फेसबुक को और मेरा फेसबुक आईडी जो है वह मेमोरियलाइज्ड स्टेट में डाल दिया गया है और इस कारण से आईडी जो है वो डीएक्टिवेट है। उसने फेसबुक को बताया कि मैं मर चुका हूँ और इसलिए मेरी आईडी को मेमोरियलाइज्ड स्टेट में डाल दिया जाए। तो उस बंदे से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तुम जो भी हो, अगर तुमने ये गलती से किया है तो आकर के सामने से माफ़ी मांग लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन यदि तुमने जानबूझ करके दुष्टता से किया है तो ये बात समझ लो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी आईडी रिकवर होते ही मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। तुम्हें घर से घसीट करके पुलिस ले जाएगी, इतना तुम जान लो। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। इतने सारे लोगों को जो पढ़ाता हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं पढ़ाता हूँ। मैं अपने अधिकारों को भी जानता हूँ और कर्तव्य को भी जानता हूँ। तो इसलिए मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। और साइबर क्राइम का जो है ना, आजकल रूल भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा अकाउंट तो रिकवर हो जाएगा। ये तुम मत समझना कि मेरा अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसके लिए प्रोसेस है और मैं प्रोसेस से होकर के गुजर रहा हूँ। फेसबुक का मुझे मैसेज भी आया है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। और तुम जो कोई भी हो, तुमको घर से पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इतना तुम याद रखना, अगर तुमने सामने से आकर के माफ़ी नहीं मांगी तो। क्योंकि तुमने जिस आईडी से किया होगा ना, ये रिपोर्ट किया होगा, वो आईडी फेसबुक का जरूर पता होगा। और जब पुलिस पूछेगी ना फेसबुक से, तो फेसबुक जरूर बताएगी उसको। और मेरा भी जानने का अधिकार है कि किसने मेरे राइट टू प्राइवेसी में दखल दिया है, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी का भी एक्ट तुम्हें पता होगा कि बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। तो मैं ये मामला छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। तुमने जो शुरुआत की है ना, अंत मैं करने वाला हूँ, बस इतना जान लो, ठीक है। अभी भी मौका है, अगर सामने से आकर के माफ़ी मांग लेते हो तो मैं माफ़ भी कर सकता हूँ, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं अब हम लोग आज का हमारा पहला पॉइंट, जो है महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विवाह के न्यूनतम उम्र पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र द्वारा निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जया जेटली की अध्यक्षता में, ये याद रखिएगा, जया जेटली की अध्यक्षता में मां बनने की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करने, मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु अनिवार्यताओं तथा महिलाओं में पोषण स्तर के सुधार के संबंध में सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। वैधानिक प्रावधान देख लेते हैं इस बारे में। तो वर्तमान में कानून के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित है। ये तो पता ही होगा। विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु वयस्क होने की आयु से भिन्न है। वयस्कता लैंगिक रूप से तटस्थ होती है, मतलब दोनों के लिए समान होती है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) में वधु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल विवाह गैर कानूनी नहीं है, किंतु विवाह में किसी नाबालिग वर अथवा वधु के अनुरोध पर विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। इस्लाम में नाबालिग के यौवन प्राप्त कर लेने के पश्चात विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्या है? तो महिलाओं में प्रारंभिक गर्भावस्था के जोखिमों को कम करने तथा लैंगिक तटस्थता को लाने हेतु महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं।
प्रारंभिक गर्भावस्था का संबंध बाल मृत्यु दर में वृद्धि से है तथा यह मां के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। विवाह के लिए न्यूनतम आयु की अनिवार्यता तथा नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध घोषित किए जाने के बाद भी देश में बाल विवाह का काफी प्रचलन है। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार किशोर माताओं 10 से 19 वर्ष से जन्म लेने वाले बच्चों में युवा वयस्क माताओं यानी कि 20 से 24 वर्ष से पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में 5% तक कद में बौने रह जाने की संभावना होती है। तो ये सब कारण है कि इसको मतलब कि महिलाओं के विवाह की उम्र पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कृषि ऋण हेतु आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उपग्रहों का उपयोग। हाल ही में निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में अपने ग्राहकों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रहों से सैटेलाइट डाटा इमेजरी का उपयोग करने की घोषणा की गई है। आईसीआईसीआई बैंक सैटेलाइट डाटा इमेजरी का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी। पहली बार ऋणकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हनी मिशन के बारे में। तो इस योजना को 2017 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है कि किसने शुरू किया था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य भारत के शहद उत्पादन को बढ़ाते हुए आदिवासियों, किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं को मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में लाकर रोजगार का सृजन करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आईएनएस विराट के बारे में। तो आईएनएस विराट को मूल रूप से HMS हर्मस के रूप में 18 नवंबर 1959 को ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया था। इस विमान वाहक पोत द्वारा वर्ष 1982 में फॉकलैंड द्वीप युद्ध में भाग लिया गया था। भारत द्वारा इस ब्रिटिश विमान वाहक पोत को वर्ष 1986 में खरीदा गया तथा इसे आईएनएस विराट के रूप में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। आईएनएस विराट विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्ध पोत है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चर्चा का कारण क्या है, तो हाल ही में धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड MSTC द्वारा विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को ई नीलामी के माध्यम से गुजरात के श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया है। यह भारत में पिछले 6 वर्षों की अवधि में विखंडित किया जाने वाला दूसरा विमान वाहक पोत है। 2014 में आईएनएस विक्रांत जिसने पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसे मुंबई में तोड़ा गया था। तो सबसे पहले आईएनएस विक्रांत को तोड़ा गया और अब जो है आईएनएस विराट को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पंपा नदी के बारे में। तो पंपा नदी जो है वो केरल में पेरियार और भरतपुझा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। पंपा नदी को पंबा नदी या दक्षिण भागीरथी तथा बारिश नदी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के तट पर ही अवस्थित है। तो सबरीमाला मंदिर बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए पंपा नदी जो है वो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। तो हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लेबनान में स्थित है। इस संगठन की स्थापना 1980 के दशक में लेबनानी शिया समूहों को एकजुट करने के लिए ईरानी प्रयासों के द्वारा की गई थी। ईरान इजराइल टकराव में हिजबुल्लाह ईरान के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है। चर्चा का कारण क्या है, तो हाल ही में इजराइल द्वारा लेबनान सीमा पर स्थित हिजबुल्लाह की चौकियों पर हवाई हमले किए गए हैं। इजराइल और लेबनान में अभी भी तकनीकी रूप से युद्ध जारी है तथा संयुक्त राष्ट्र के UNIFIL बल को युद्ध विराम की निगरानी का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं टोगो के बारे में। तो टोगो मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि नींद की बीमारी है, यह ट्रिपेनोसोमियासिस खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश है। यह मनुष्यों तथा अन्य पशुओं में होने वाली एक परजीवी जन्य बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 27 अगस्त 2020 को टोगो को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस मुक्त देश घोषित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ट्रिपेनोसोमियासिस याद रखिएगा कि नींद की बीमारी है। नेक्स्ट पॉइंट है बार्न उल्लू या सफेद उल्लू, जिसको टाइटो अल्बा भी कहा जाता है। तो बार्न उल्लू का वैज्ञानिक नाम टाइटो अल्बा है तथा इसे सफेद उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। बार्न उल्लू विश्व में अंटार्कटिका के अलावा प्रत्येक महाद्वीप में पाई जाने वाली स्थलीय पक्षी प्रजाति है। इन उल्लुओं का आकार मध्यम होता है तथा अन्य उल्लुओं की तुलना में इसके
पंख तथा पैर लंबे एवं पूंछ छोटी होती है। बार्न उल्लू दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है। इसका मुंह दिल के आकार का होता है, जबकि रंग मटमैला और हल्का भूरा होता है। यह रात में शिकार करता है, जबकि दिन में आराम करना पसंद है इसे। इसकी लंबाई 39 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि उड़ान भरने के वक्त यह 95 सेंटीमीटर तक हो जाता है। IUCN स्थिति देखें तो इसे लिस्ट कंसर्न या फिर संकट मुक्त स्थिति में रखा गया है। चर्चा का क्या कारण है, तो हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा कवारत्ती द्वीप में रोडेंट्स यानी कि जो चूहे होते हैं रोडेंट्स के जैविक नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बार्न उल्लुओं का प्रयोग शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स, AREAS। इसका छठा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। देख लेते हैं। एरियाज का गठन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अक्षय ऊर्जा के लिए विभिन्न राज्य नोडल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, वार्ता तथा अनुभव साझा करने के लिए किया गया था। एरियाज के संरक्षक केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा इसके पदेन अध्यक्ष MNRE के सचिव होते हैं। तो यह जरूर याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन होते हैं और सचिव कौन होते हैं। आगे देख लेते हैं नूर इनायत खान के बारे में। तो हाल ही में नूर इनायत खान सेंट्रल लंदन में एक ब्लू प्लाक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जासूस थी। ब्लू प्लाक को महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और BR अम्बेडकर सहित कई भारतीय महापुरुषों से संबंधित घरों तथा स्थानों में भी लगाया गया है। ब्लू प्लाक स्कीम क्या है, तो इसे अंग्रेज हेरिटेज चैरिटी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके तहत लंदन में विशेष इमारतों से जुड़े उल्लेखनीय लोगों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चन्नपटना खिलौने। चन्नपटना खिलौने लकड़ी के खिलौने और गुड़ियों का एक विशेष प्रकार है तथा कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले के चन्नपटना शहर में निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा, कर्नाटक से संबंधित है यह पारंपरिक शिल्प एक भौगोलिक संकेतक के रूप में संरक्षित है, मतलब इसको GI टैग भी मिल चुका है। इन खिलौनों की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप चन्नपटना को कर्नाटक के गोम्बेगला ओरू या खिलौना शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, खिलौना शहर के रूप में किसे जाना जाता है, तो चन्नपटना को। आगे देख लेते हैं डोकलाम तथा नाकुला के बारे में। चर्चा का क्या कारण है, तो चीन द्वारा 2 वायु रक्षा स्थानों को विकसित किया जा रहा है। ये दोनों डिफेंस पोजीशंस डोकलाम स्टैंड ऑफ क्षेत्र तथा सिक्किम में नाकुला को कवर करेंगी। नाकुला सेक्टर के बारे में देखें तो यह सिक्किम राज्य में औसत समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। यह तीस्ता नदी के उद्गम स्रोत मुगुथांग तथा चोलामू से आगे स्थित है। डोकलाम के बारे में यदि देखें तो डोकलाम बहुत चर्चित भी है। इसको डोंगलोंग भी कहा जाता है। यह एक पठार तथा घाटी युक्त क्षेत्र है जो भारत के पास भूटान चीन सीमा पर स्थित है। डोकलाम भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यदोंग काउंटी के बीच में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका डोकला और ये रहा नाथुला। ठीक है, ये आपका सिक्किम हो गया और ये हो गया डोकलाम प्लेटू। यहाँ पर जो है ये डोकलाम प्लेटू हो गया। तो यहाँ से आप मैप से इसका नक्शा देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 74 भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों के बारे में देख लें तो इन पुरस्कारों को प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्टता को पहचान देने और पुरस्कृत करने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन कौन से पुरस्कार इसमें शामिल होते हैं, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह जो है खिलाड़ी द्वारा 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार तो 4 वर्षों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे भी दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार तो खेल विकास के लिए जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम योगदान के लिए यह पुरस्कार है। और उसके बाद है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। इन खेल पुरस्कारों के अलावा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड देकर देश के लोगों में रोमांच की भावना को पहचान दी जाती है। तो इस प्रकार से खेल समारोह के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण।
हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया है। एनपीपीए के बारे में देख लें तो दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमत पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनपीपीए की स्थापना 29 अगस्त 1997 को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में की गई थी। एनपीपीए औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, जिसे भारत सरकार के प्रस्ताव के तहत गठित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एनपीपीए के कार्यों में समय समय पर जारी दवा यानी कि मूल्य नियंत्रण आदेशों के तहत अनुसूचित दवाओं की कीमतों का निर्धारण और संशोधन शामिल है। साथ ही कीमतों की निगरानी, प्रवर्तन और गैर अनुसूचित दवाओं सहित सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जनसंख्या और विकास पर भारतीय संसदीय संगठन, मतलब कि IAPPD। जनसंख्या और विकास पर भारतीय संसदीय संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट IAPPD वर्ष 1978 में स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का गैर सरकारी संगठन है। विकास की धारा को सुचारू रूप से जारी रखने हेतु जनसंख्या वृद्धि की गति को नियंत्रित करने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका गठन कब हुआ था और क्या कार्य है वह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शतरंज में आर्मागेडन क्या होता है? यह क्रिकेट में सुपर ओवर अथवा हॉकी या फुटबॉल में पेनाल्टी शूटआउट के समान होता है। एक आर्मागेडन गेम में सफेद मोहरों के पास काले मोहरों की तुलना में सोचने का समय अधिक होता है, लेकिन बोर्ड पर ड्रॉ स्कोर होने पर काले मोहरों को विजयी अंक मिल जाता है। इसमें काले मोहरों के लिए नुकसान होता है तथा उन्हें खेल को समझाने के लिए 1 मिनट कम समय दिया जाता है। यह अड़चन सफेद मोहरों के लिए की जीत के लिए लाभकारी साबित हो जाती है। तो यह है शतरंज में आर्मागेडन के बारे में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चूंकि भारत ने हाल अभी जस्ट जो है आपका ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता जीती है पहली बार और स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है, तो यह जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। चन्नपटना खिलौने के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ऊपर में एक बार इसको देख चुके हैं हम लोग। तो आगे देख लेते हैं, बुलबाचिया बैक्टीरिया से डेंगू प्रसरण पर नियंत्रण। हाल ही में एक अध्ययन से पता चलता है कि बुलबाचिया पद्धति के इस्तेमाल से मच्छर जनित डेंगू बुखार के आबादी में प्रसरण को काफ़ी कम किया जा सकता है। प्रसरण मतलब प्रसार। बुलबाचिया पद्धति का परीक्षण कहाँ किया गया था देख लेते हैं। इस पद्धति का परीक्षण मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम तथा यूनिवर्सिटीज गदजाह माडा इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों द्वारा इंडोनेशिया के योग्याकार्ता शहर में किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस शोध के दौरान बुलबाचिया विधि का उपयोग करने से उपचारित आबादी डेंगू के मामलों में 77% की गिरावट देखी गई है। तो ये कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया गया है वो याद रखिएगा। क्रियाविधि के बारे में देख ले तो इस पद्धति में डेंगू बुखार के लिए जिम्मेदार मच्छर प्रजाति एडीज इजिप्टाई की आबादी को बुलबाचिया बैक्टीरिया के से संक्रमित करा दिया जाता है। जब बुलबाचिया संक्रमित मच्छर अपनी प्रजाति के अन्य संक्रमित या गैर संक्रमित मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो बैक्टीरिया युक्त मच्छरों में के प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि यह अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि बुलबाचिया बैक्टीरिया डेंगू संचरण में किस प्रकार हस्तक्षेप करता है। इस संबंध में एक अनुमान यह है कि ये बैक्टीरिया डेंगू के वायरस को मच्छरों की कोशिकाओं में परिवर्तित कर प्रतिकृति बनाने से रोकता है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो डेंगू जो है वो एक विषाणु जनित बीमारी है तथा यह भारत सहित कई अन्य देशों में स्थानिक रोग है। हालांकि यह आमतौर पर सामान्य बीमारी के रूप में होता है, किंतु तीव्र डेंगू संक्रमण जो होता है वह घातक साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 100 से 400 मिलियन व्यक्ति डेंगू संक्रमण के शिकार होते हैं और हाल के दशकों में इसकी वैश्विक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो यह जो है चिंता का विषय है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को प्रारंभिक तौर पर चंडीगढ़, लद्दाख, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है? तो यह एक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र है जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक यूनिक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के सभी डॉक्टरों के साथ नैदानिक परीक्षण और निर्धारित दवाओं का एकीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड सम्मिलित होगा।
इस मिशन का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। यह नई योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शुरू की जाएगी। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस योजना के 6 प्रमुख घटक हैं। पहला है स्वास्थ्य पहचान पत्र यानी कि हेल्थ आईडी। दूसरा है डिजी डॉक्टर मतलब डिजिटल डॉक्टर, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ई फार्मेसी और टेली मेडिसिन। यह जो है इसके 6 प्रमुख घटक हैं, तो याद है रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश में इस मिशन के डिजाइन, निर्माण तथा कार्यान्वयन का दायित्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सौंपा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सौंपा गया है। मिशन के प्रमुख घटकों हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर तथा स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को भारत सरकार के स्वामित्व में रखा जाएगा तथा इसके संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की होगी। निजी साझेदारों को बाजार के लिए अपने उत्पादों का निर्माण करने व समन्वय के लिए समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि मुख्य गतिविधियों तथा सत्यापन प्रक्रिया का अधिकार केवल सरकार के पास ही रहेगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो हेल्थ अकाउंट के रूप में कार्य करेगा, जिसमें व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में जानकारी शामिल होगी। मिशन की आवश्यकता के बारे में देख लें तो इस मिशन का उद्देश्य नागरिकों के लिए सही डॉक्टरों को खोजने, मुलाकात के समय परामर्श शुल्क का भुगतान करने, चिकित्सीय नुस्खों के लिए वो अस्पतालों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है। इसके साथ ही यह लोगों के लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक सुविज्ञ निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एक जगह पर रखा जाएगा। केंद्रीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली संबंधित वैश्विक उदाहरण के बारे में देख लें, मतलब कि विश्व में इस प्रकार के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। तो वर्ष 2005 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सिस्टम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक सभी रोगियों के लिए एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करना था। इस प्रणाली के तहत विभिन्न अस्पतालों को रोगियों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो उपलब्ध कराया जाता था, किंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सूचना का आदान प्रदान नहीं किया जाता था। इस कार्यक्रम की लागत लगभग 12 बिलियन पाउंड से अधिक थी, जो यूनाइटेड किंगडम के राजकोष पर भारित थी। अत्यधिक महंगे होने के कारण इस कार्यक्रम को अंततः समाप्त कर दिया गया तथा इसे सबसे महंगी हेल्थ केयर आईटी विफलताओं में से एक माना जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी पात्र दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित प्रावधान देख लेते हैं। तो इस अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए। अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के तहत लागू दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित किए जाने तथा शेष परिवारों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को सम्मिलित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता को भी एक मानदंड के रूप में सम्मिलित किया गया है। उद्देश्य देख लेते हैं। तो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की प्राप्ति मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्य विशेषताएं देख ले तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत कवरेज और पात्रता देख लें तो टीडीपीएस के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के एक समान अधिकार सहित 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। टीपीडीएस के अंतर्गत छूट प्राप्त मूल्य एवं उसमें संशोधन के बारे में देख ले तो यह अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं, मोटा अनाज क्रमशः 3-2-1 रुपये प्रति किलोग्राम के छूट प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाएगा। परिवारों की पहचान के बारे में देख लें तो टीपीडीएस के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के द्वारा किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता के बारे में देखें
तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के पात्र होंगे। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मातृत्व लाभ के बारे में देख लें तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी, जो 6,000 रुपए से कम नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में देख लें तो राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में देखें तो जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र राज्यों को मौजूदा तंत्र का उपयोग करने एवं अलग तंत्र गठित करने की भी छूट होगी। पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में देखें तो यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकॉर्डों को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा भत्ता के बारे में देखें तो हकदारी के खाद्यान्न एवं भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान किया गया है। दंड देख लें तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी पर दंड लगाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे निगम विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए आज $500 मिलियन की मुंबई शहरी परिवहन योजना 3 के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। AIIB है क्या, तो देख लेते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। यह एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। AIIB ने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू किया और वर्तमान में इसके 103 अनुमोदित सदस्य हैं। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा याद रखिएगा। AIIB में नए सदस्यों की भर्ती देख लें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक खुली और समावेशी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD अथवा एशियाई विकास बैंक के सदस्यों को AIIB की सदस्यता प्रदान की जाती है। अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स MDB के विपरीत AIIB गैर संप्रभु संस्थाओं को जिनके मूल देश IBRD अथवा ADP के सदस्य हैं, सदस्यता के लिए अवसर प्रदान करता है। AIIB परियोजनाओं के लिए विशेष निधि के बारे में देख लें तो AIIB परियोजनाओं की तैयारी के लिए जून 2016 में विशेष फंड का गठन किया गया था। यह एक बहुदाता सुविधा है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र AIIB सदस्यों, विशेष रूप से अल्प आय वाले सदस्य देशों को बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तैयार करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस विशेष निधि के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इन अनुदानों से सहायता प्राप्त देश परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के विभिन्न अंगों के बारे में देख लें तो पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर्स बोर्ड में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं। दूसरा है निदेशक मंडल। बैंक में सामान्य संचालन के लिए गैर निवासी निदेशक मंडल यानी कि नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार होता है। इस निदेशक मंडल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सभी शक्तियां प्रदान की जाती है। इनके कार्यों में बैंक की रणनीति बनाना, वार्षिक योजना और बजट को मंजूरी देना, नीति निर्माण, बैंक संचालन से संबंधित निर्णय लेना और बैंक के प्रबंधन और संचालन की देखरेख और एक निगरानी तंत्र स्थापित करना आदि सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल के बारे में देखें तो AIIB द्वारा बैंक की रणनीतियों तथा नीतियों के साथ साथ सामान्य परिचालन मुद्दों पर बैंक के अध्यक्ष और शीर्ष प्रबंधन की सहायता हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल का गठन किया गया है। AIIB का महत्व देख लें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा AIIB की शुरुआत को वैश्विक आर्थिक प्रशासन के संबंध में सतत विकास हेतु वित्त पोषण में वृद्धि की क्षमता के रूप में संबोधित किया गया है। बैंक की कुल पूंजी $100 बिलियन है, जो एशियाई विकास बैंक की पूंजी के 2/3 यानी कि 2/3 के बराबर है तथा विश्व बैंक की लगभग आधी पूंजी के बराबर है।
तो याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने सदन के अध्यक्ष से केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों तथा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी है। आम आदमी पार्टी का तर्क यह है कि ये कानून राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तथा ये देश के संघीय ढांचे के विपरीत है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के विवादास्पद बिंदु देख ले तो सबसे पहले कुछ राज्यों ने केंद्र पर राज्यों से परामर्श नहीं करने का आरोप लगाया है, क्योंकि बिजली समवर्ती सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो यही कि बिजली जो है समवर्ती सूची का विषय है। अन्य मुद्दे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इस विधेयक का उद्देश्य सब्सिडी समाप्त करना है। किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं को शुल्क का भुगतान करना होगा और सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी। इसी पर विवाद है। राज्य इस प्रावधान से आशंकित है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि लोगों को बिजली शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता बाद में प्राप्त होगी। इससे लोगों को एक साथ बड़ी राशि चुकाने में दिक्कत होगी तथा न चुका सकने की स्थिति में दंड भुगतना पड़ेगा और उनका बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इस विधेयक में राज्यों को शुल्क निर्धारित करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है तथा इसका दायित्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को सौंपा गया है। यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा केंद्र सरकार मनमाने ढंग से शुल्क को बढ़ा सकती है। विधेयक के एक अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य की बिजली कंपनियों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित अक्षय ऊर्जा का न्यूनतम प्रतिशत क्रय करना अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान कम नगद पूंजी वाले पावर फर्मों के लिए हानिकारक होगा। विधेयक की अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख ले तो पहला है नवीकरणीय ऊर्जा। यह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अक्षय स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति तैयार करने और अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। सीमा पार व्यापार के बारे में देखो तो केंद्र सरकार को विद्युत की सीमा पार व्यापार की अनुमति देने तथा सुविधा देने हेतु नियमों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन के बारे में देख ले तो मसौदे में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस प्राधिकरण के पास विद्युत उत्पादन और वितरण से जुड़ी हुई कंपनियों के बीच बिजली की खरीद, बिक्री या हस्तांतरण से संबंधित अनुबंधों को लागू करने के लिए दीवानी अदालत के बराबर अधिकार होंगे। तो इस प्रकार से विद्युत संशोधन विधेयक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है ओडिशा की कंधमाल हल्दी। इसके बारे में पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसे जीआई टैग प्राप्त है। यह एक शुद्ध जैविक उत्पाद है और आदिवासी इस कंद को बिना उर्वरक या कीटनाशक के उगाते हैं। जीआई टैग के बावजूद लॉकडाउन में इस जैविक कंद की बिक्री पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसलिए यह चर्चा में है। आगे देख लेते हैं ग्लैंडर्स के बारे में। तो यह एक संक्रामक बीमारी है जो बैक्टीरियम बुरखोल्डेरिया मल्ली के नामक जीवाणु के कारण फैलती है। कौन संक्रमित हो सकता है? तो यह बीमारी मनुष्यों में भी हो सकती है, लेकिन ग्लैंडर्स मुख्य रूप से घोड़ों में पाई जाने वाली बीमारी है। तो याद रखिएगा, ग्लैंडर्स जो है वो घोड़ों में अधिकतर होता है। यह बीमारी गधों और खच्चरों को भी प्रभावित करती है तथा इन जानवरों के अतिरिक्त अन्य स्तनधारियों जैसे कि बकरियों, कुत्तों, बिल्लियों में भी यह स्वतः ही फैल सकती है। ग्लैंडर्स के प्रसार के बारे में देख ले तो संक्रमित जानवरों के उत्तकों अथवा इन जानवरों के किसी तरल पदार्थ के संपर्क में आने से ग्लैंडर्स बीमारी मनुष्यों में फैल सकती है। इसके बैक्टीरिया शरीर में जख्म अथवा खरोचों के माध्यम से और आंखों तथा और नाक जैसे श्लेष्मली अंगों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह संक्रमित जानवरों की श्वास वायु तथा दूषित धूल के माध्यम से संचरित हो सकती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिन गुड्स अथवा सिन टैक्स। तो सिन गुड एवं सिन टैक्स के बारे में देख ले तो हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा एक वक्तव्य में कहा गया कि दोपहिया वाहन न ही विलासिता की वस्तु है, न ही पातक वस्तुएं यानी कि सिन गुड्स हैं, और इसलिए यह वाहन जीएसटी दर में संशोधन के पात्र है। वर्तमान में दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगती है। सिन गुड्स अथवा पातक वस्तुएं वे होती है जिन्हें समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। सिन गुड्स के उदाहरण देख ले तो शराब और तंबाकू, कैंडी, ड्रग्स, शीतल पेय,
फास्ट फूड, कॉफी, चीनी, जुआ और पोर्नोग्राफी, ये जो है सिन गुड्स के अंतर्गत में आते हैं। सिन टैक्स के बारे में देख ले तो सिन टैक्स अथवा पातक कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसे तंबाकू और शराब। इस प्रकार के कराधान को सही ठहराने के लिए मुख्य तर्क दिए जाते हैं। पहला कि यह कीमतों में वृद्धि के माध्यम से इन वस्तुओं को की खपत को कम कर सकता है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में वृद्धि जैसी चीजों के लिए समाज की भरपाई कर सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि कर सकता है। क्या? तो इन पर जो है अधिक कर लगाना। भारत में विनियमन देख लें तो वर्तमान जीएसटी दर की संरचना के अनुसार सिगरेट, पान मसाला, वायवीय पदार्थ, पेय पदार्थों जैसे सिन गुड्स पर सिन टैक्स लगाया जाता है। सिन गुड्स के अलावा कार जैसे लग्जरी उत्पादों पर उपकर का प्रावधान है, यानी कि सेस का प्रावधान है। वैश्विक उदाहरण देख ले तो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन और कनाडा जैसे देशों में तंबाकू और शराब से लेकर लॉटरी और जुआ जैसे उत्पादों और सेवाओं पर सिन टैक्स लगाया जाता है, जिससे काफी बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। मैक्सिको में वर्ष 2013 से सोडा टैक्स लगाया जाता है। महत्व देख ले तो तंबाकू तथा शराब जैसे द्रव्यों के अत्यधिक सेवन से कैंसर, हृदय रोग, मोटापे जैसे स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि होती है। इस तथ्य को डॉक्टरों द्वारा अच्छी तरह स्थापित किया जा चुका है। सिन टैक्स लगाने वाले अन्य देशों के उदाहरणों से पता चलता है कि नए कर के बाद से सिगरेट और शीतल पेय की खपत में काफी गिरावट आई है। भारत के कई राज्यों में शराब की बिक्री और करों से भारी राजस्व अर्जित होता है। सिन टैक्स इन राज्यों के लिए एक बोनस साबित हो सकता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक कमी लाने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई गई है। विवाद का विषय क्या है? तो हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को सूचित किया गया कि एक समिति ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत प्रदूषकों में 20 से 30% कमी को उचित बताया है। मंत्रालय के अनुसार एक सीमा से आगे प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के इस जवाब को खारिज कर दिया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है तथा इसके अलावा यह विधिक प्रावधानों के भी खिलाफ है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने क्या टिप्पणी की है वह सुन लीजिए। तो स्वच्छ वायु के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है तथा वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने में विफलता जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। संवहनीय विकास तथा लोक विश्वास के सिद्धांतों को लागू करने तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा अन्य कानून भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या अधिदेश हैं वो देख लेते हैं। तो एनसीएपी के तहत 10 वर्षों में सभी मानदंडों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहले 3 सालों में प्रदूषण के भार में 35% की कमी की जाएगी। उसके बाद शेष प्रदूषण को भी समाप्त किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि 10 वर्षों तक प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी, जो कि जीवन के अधिकार के तहत स्वच्छ वायु से वंचित रहने के लिए काफी लंबी अवधि है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस अवधि में किस प्रकार से प्रदूषकों को कम किया जाएगा। इसके अलावा 2019 में नॉन अटेनमेंट सिटीज की संख्या 102 से 122 हो गई है। नॉन अटेनमेंट सिटीज उन शहरों को कहा जाता है जो लगातार 5 वर्षों तक PM10 अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में विफल रहते हैं। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था। याद रखिएगा। वायु प्रदूषण से निपटने हेतु राज्यों और केंद्र को एक रूपरेखा प्रदान करने की योजना के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसका प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2024 तक वायुमंडल में कम से कम 20% लघु तथा सूक्ष्म कणों की मात्रा को कम करना है। यह एक पंचवर्षीय कार्यक्रम है। इसके द्वारा PM10 तथा PM5 में 2024 तक 20 से 30% की कमी लाई जाएगी, जिसके लिए 2017 को आधार वर्ष माना जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सहभागिता किसकी होगी। तो उद्योग और शिक्षाविदों के अलावा इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सहभागी होंगे। इन किन शहरों में लागू किया जाएगा? तो ये इस कार्यक्रम में 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 102 नॉन अटेनमेंट शहरों को शामिल किया गया है। नॉन अटेनमेंट शहरों की सूची में दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कलकत्ता, नोएडा, मुजफ्फरपुर और मुंबई जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इन शहरों का चुनाव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2011 से 2015 के बीच की वायु गुणवत्ता के आधार पर किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा शहरों को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हरिकेन्स के बारे में। चर्चा का कारण क्या है? तो हाल ही में अमेरिका में आए हरिकेन लॉरा से दक्षिण पश्चिम लुइसियाना में भारी भूस्खलन हुआ है। इसे राज्य में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरिकेन का नाम क्या है और कहां पर यह आया है? हरिकेन क्या होते हैं उसके बारे में देख लें। तो हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के एक प्रकार होते हैं तथा यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। इसमें हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक होती है। ये उष्ण महासागरीय जल में उत्पन्न होते हैं। तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरिकेन के भाग देख लें तो पहला है आंख। तूफान के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान की आंख कहते हैं। इस क्षेत्र में हल्की हवाएं बहती हैं, आसमान में हल्के बादल छाए रहते हैं तथा कभी कभी आसमान बिल्कुल साफ होता है। आंख की परिधि के बारे में देख लें जिसे आई वाल कहते हैं। तो तूफान के आंख के चारों ओर एक झंझावतों की मेखला होती है। ये तूफान आंख के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। आंख की परिधि में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होती है। तीसरा है वर्षा कटिबंध यानी कि रेन बैंड्स। हरिकेन की आंख की परिधि के बाहर की ओर दूर तक वर्षा कटिबंधों तथा बादलों का विस्तार होता है। इनके द्वारा गरज के साथ भारी वर्षा होती है तथा कभी कभी टोर्नेडो भी निर्मित हो जाते हैं। तूफान का हरिकेन के रूप में रूपांतरण किस प्रकार होता है? उष्णकटिबंधीय महासागरों में कुछ स्थानों पर महासागरीय सतह के गर्म होने पर वर्षा युक्त बादलों का निर्माण होता है। हरिकेन की उत्पत्ति इन स्थानों पर होने वाले उष्णकटिबंधीय विक्षोभ से आरंभ होती है, यानी कि ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस से। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ कभी कभी उष्णकटिबंधीय निम्न दाब में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में तूफानी झंझावात निर्मित होते हैं जिनमें वायु की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। इन झंझावतों में हवाओं की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर उष्णकटिबंधीय निम्न दाब उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो जाते हैं और उष्णकटिबंधीय तूफान में हवाओं की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर यह हरिकेन बन जाता है। आगे देख लेते हैं हरिकेन की उत्पत्ति की दशाओं के बारे में। तो उष्ण महासागरीय जल किसी उष्णकटिबंधीय तूफान को हरिकेन में बदलने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सामान्यतः हरिकेन के निर्माण के लिए महासागरीय सतह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस यानी कि 79 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक होना आवश्यक है। स्थिर हवाएं देख लेते हैं। तो हरिकेन के निर्माण के लिए हवाओं के ऊपर उठने पर उनकी गति तथा दिशा में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऊंचाई के साथ हवाओं की गति तथा दिशा में परिवर्तन होने से तूफान कई भागों में विभक्त होकर समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में। तो यह भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई थी, याद रखिएगा। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम को 169वें विधि आयोग की रिपोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के आधार पर पारित किया गया था। कार्य एवं शक्तियां देख लें तो यह सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों के बारे में कमीशन, नियुक्तियों, अभ्यावेशनों और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के अधीन निर्णयन या सुनवाई करता है। संरचना देख ले तो न्यायाधिकरण की प्रत्येक खंडपीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा अन्य प्रशासनिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। प्रशासनिक सदस्य के रूप में मेजर जनरल या समकक्ष या इससे ऊपर रैंक के सेवानिवृत्त सैन्य बल अधिकारी शामिल होते हैं। जज, एडवोकेट जनरल, सेना का विधिक व न्यायिक प्रमुख को भी प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपवाद देख लें तो असम राइफल्स तथा तटरक्षक बल सहित अन्य अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में एक दांडिक न्यायालय माना जाता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालयों को ऐसी अपीलों पर सुनवाई करने की अनुमति नहीं है। यह VVI पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की ईट आउट टू हेल्प आउट योजना के बारे में। EOHO योजना, यह कोविड-19 लॉकडाउन के बाद आतिथ्य व्यवसायों यानी कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को कारोबार शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा शुरू किया गया एक आर्थिक सुधार उपाय है। इस योजना का उद्देश्य रेस्टोरेंट उद्योग को घाटे से उबारना तथा नौकरियों का सृजन करना है। रेस्तरां में भोजन केवल खाद्य और गैर मादक पेय पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। छूट की अधिकतम सीमा 10 ब्रिटिश पाउंड प्रति व्यक्ति होगी। EOHO योजना की कुल लागत 500 मिलियन ब्रिटिश पाउंड होगी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बैंक की आकस्मिकता निधि। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 77,615 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि केंद्रीय बैंक की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड में स्थानांतरित की गई है। इसे RBI की आकस्मिक निधि 2,64,034 करोड़ रुपए के एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार RBI से किन प्रावधानों के तहत धनराशि प्राप्त करती है, यह देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत सरकार RBI के अधिशेष वित्त यानी कि सरप्लस फंड का उपयोग कर सकती है। RBI द्वारा केंद्र सरकार द्वारा धनराशि का हस्तांतरण RBI बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अनुसार किया गया था। आगे देख लेते हैं आकस्मिकता निधि है क्या। तो आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड एक विशिष्ट प्रावधान है जिसके तहत अप्रत्याशित और अनपेक्षित आकस्मिकताओं को पूरा किया जाता है। इसमें प्रतिभूतियों की कीमतों में मूल्य ह्रास, मौद्रिक या विनिमय दर नीति संचालन से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा रिजर्व बैंक पर भारत विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न जोखिम को सम्मिलित किया जाता है। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक के भीतर ही प्रतिधारित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम प्रावधान संबंधी कौन कौन से खाते हैं, तो पहला है आकस्मिकता निधि, दूसरा है मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा यानी कि करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट CGRA, और तीसरा है निवेश पुनर्मूल्यन लेखा विदेशी प्रतिभूतियां यानी कि इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज IRAFS। ठीक है, तो ये तीन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की आकस्मिकता निधि है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा क्या है यानी कि CGRA क्या है। तो रिजर्व बैंक CGRA के द्वारा मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा सोने की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर निगरानी करता है। विदेशी मौद्रिक परिसंपत्तियों यानी कि फॉरेन करेंसी असेट्स तथा सोने के मूल्यांकन से होने वाले अपर्याप्त पूंजी अभिलाभ अथवा हानि को आय खाते में नहीं रखा जाता है बल्कि इसके बदले CGRA में ही सम्मिलित कर दिया जाता है। मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा CGRA विनिमय दर या सोने की कीमत में उतार चढ़ाव के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। अब देख लेते हैं IRAFS क्या है। तो विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त पूंजी अभिलाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यन लेखा विदेशी प्रतिभूतियों में दर्ज किया जाता है। इसी तरह पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त पूंजी अभिलाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यन लेखा रुपया प्रतिभूतियां यानी कि IRARS में दर्ज किया जाता है। तो यह दोनों याद रखिएगा, एक है IRAFS और दूसरा है IRARS। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के बारे में। तो नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की साझेदारी में निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसने जारी की है, किसके सहयोग से। निर्यात तत्परता सूचकांक भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारियों एवं उनके प्रदर्शन की जांच करने वाली रिपोर्ट है। राज्यों की रैंकिंग किस प्रकार से की जाती है, तो सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग 4 प्रमुख मानदंडों पर की गई है। पहला है नीति, दूसरा है व्यवसाय पारितंत्र, तीसरा है निर्यात पारितंत्र और चौथा है निर्यात निष्पादन। सूचकांक के तहत 11 उप मानदंडों को भी ध्यान में रखा गया है। पहला है निर्यात संवर्धन नीति, दूसरा है संस्थागत संरचना, तीसरा है व्यवसाय
वातावरण, चौथा है अवसंरचना, पांचवा है परिवहन संपर्क, छठा है वित्त की सुविधा, सातवां है निर्यात अवसंरचना, आठवां है व्यापार सहायता, नौवां है अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, 10वां है निर्यात विविधीकरण और 11वां है विकास अनुकूलन। तो यह भी याद रखिएगा कि 11 उप मानदंड है और 4 प्रमुख मानदंड है। 4 जो प्रमुख मानदंड है वो याद भी रखिएगा। आगे देख लेते हैं रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यह भी आई है, याद रखिएगा। स्थल अवरुद्ध राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके बाद गोवा और चंडीगढ़ है। नीतिगत मापदंडों पर महाराष्ट्र सूचकांक में सबसे ऊपर है, जिसके बाद गुजरात और झारखंड का स्थान है। व्यवसाय वातावरण में गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु क्रमशः शीर्ष स्थानों पर हैं। निर्यात अवसंरचना मानक पर महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान क्रमशः सूचकांक में सबसे ऊपर है। निर्यात प्रदर्शन मापदंड पर मिजोरम शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है। वर्तमान में भारत का 70% निर्यात 5 राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के द्वारा किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं भारत में निर्यात संवर्धन को 3 बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन है? तो निर्यात अवसंरचनाओं में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा अंतर क्षेत्रीय विषमताएं। दूसरा है राज्यों के मध्य निम्न व्यापार सहायता तथा विकास अनुकूलन। तीसरा है जटिल एवं विशिष्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना। तो इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? तो निम्नलिखित रणनीतियों पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। पहला है निर्यात अवसंरचना का एक संयुक्त विकास मॉडल। दूसरा है उद्योग शैक्षणिक क्षेत्र संपर्क का सुदृढ़ीकरण। तीसरा है आर्थिक कूटनीति के लिए राज्य स्तरीय भागीदारी। चौथा है स्थानीय उत्पादों के लिए डिजाइनों तथा मानकों का नवीनीकरण। और पांचवा है केंद्र से इन उत्पादों के लिए समुचित सहायता। आगे की राह देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए निर्यात का तीव्र विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र किसी देश की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने तथा वैश्विक स्तर पर एकीकृत उत्पादन नेटवर्क के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, अतः इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं राज्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण। उच्चतम न्यायालय का क्या फैसला है इस संदर्भ में? तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने कहा है कि राज्य कमजोर लोगों को तरजीह देने के लिए केंद्रीय सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत किया जा सकता है राज्यों के द्वारा। आगे देख लेते हैं पृष्ठभूमि। तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 की धारा 4(5) से संबंधित कानून के प्रश्न जो कि संवैधानिक पीठ के द्वारा उस पर टिप्पणी की गई थी उस पर आधारित है। इस कानूनी प्रावधान के तहत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 50% सीटों को वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आवंटित किया गया है। आगे देख लेते हैं उपवर्गीकरण की आवश्यकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी क्या की है उपवर्गीकरण की आवश्यकता पर? तो आरक्षण से आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानताएं उत्पन्न हो गई है। आरक्षित वर्ग के भीतर ही जातीय संघर्ष व्यापक है, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल कुछ लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि जाति, व्यवसाय और गरीबी आपस में जुड़े हुए हैं। राज्यों को विभिन्न वर्गों के मध्य गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर को सुधारने हेतु उपयुक्त उपाय करने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के पश्चात जातियों, प्रजातियों, जनजातियों अथवा इनके कुछ समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। यह हम लोगों ने पढ़ा है, राष्ट्रपति चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे बहुत विस्तार में इसके बारे में पढ़ा है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हैं पॉलिटी के प्लेलिस्ट में। तदनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति संविधान, अनुसूचित जाति आदेश 1950 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची संशोधन आदेश
56 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 341(2) के तहत भारत की संसद विधि बनाकर अनुसूचित जातियों की सूची में उपरोक्त समूहों को सम्मिलित कर सकती है अथवा निकाल सकती है। उच्चतम न्यायालय का नवीनतम निर्णय और केंद्रीय सूची में छेड़छाड़ देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की बेंच के अनुसार यह निर्णय केंद्रीय सूची में छेड़छाड़ नहीं है। राष्ट्रपति या केंद्रीय सूची के भीतर उपवर्गीकरण छेड़छाड़ के तुल्य नहीं है। इस सूची में किसी भी जाति को बाहर नहीं किया गया है। राज्य केवल सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर व्यावहारिक रूप से सर्वाधिक कमजोर समूह को वरीयता देते हैं। इसके अलावा अधिक पिछड़ों के लिए आरक्षण और का लाभ सुनिश्चित वितरण करना समानता के अधिकार का भी एक पहलू है। निर्णय का महत्व देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में क्रीमी लेयर की अवधारणा का विस्तार करने को बढ़ावा देता है। निर्णय में यह कहा गया है कि नागरिकों को हमेशा के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। जिन लोगों द्वारा प्रगति की गई है उन्हें क्रीमी लेयर के तहत बाहर रखा जाना चाहिए। एक समान वर्ग के निर्माण की आड़ में अन्य लोगों की कीमत पर शक्तिशाली लोगों को फलों की पूरी टोकरी नहीं दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। यह आप किसी भी आरक्षण संबंधी किसी भी क्वेश्चन में या फिर लेख वगैरह में लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा। निर्णय के निहितार्थ देख लेते हैं। तो इस फैसले में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने ईवी चिन्नैया मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के 2004 के फैसले के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। ईवी चिन्नैया मामले में अदालत ने कहा था कि राज्यों द्वारा एक पक्षीय रूप से अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करना राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ करने के समान होगा। 2 समान संख्या वाली संवैधानिक पीठों के द्वारा एक विषय पर विपरीत निर्णय देने से इस मामले को उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के पास भेजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बीटी बैंगन के बारे में। हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुवांशिक रूप से संशोधित बैंगन यानी कि बीटी बैंगन की एक नई किस्म इवेंट 142 के लिए जैव सुरक्षा अनुसंधान स्तर 2 यानी कि BRL-2 क्षेत्र परीक्षणों के लिए अनुमति देने पर विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है। चिंता का क्या कारण है? तो अनुवांशिक रूप से संशोधित बैंगन को इस नई किस्म को मतलब बीडी बैंगन को किसी सार्वजनिक डेटा के चुपचाप मंजूरी दे दी गई थी। मतलब कि बिना किसी सार्वजनिक डाटा के इसको चुपचाप मंजूरी दे दी गई थी बीटी बैंगन को। यह गलत है। बीटी बैंगन की इस किस्म को BRL-2 के दूसरे सत्र तथा जैव सुरक्षा रिपोर्ट आने से पहले ही अनुमति मिल गई है। यह चिंता का कारण है। इससे फसल उगाने वाले तथा अन्य आवेदकों के लिए वाणिज्यिक खेती की अनुमति लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस किस्म के बैंगन की जैव सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट के संदर्भ में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जो कि चिंता का कारण है। जीन संवर्धित फसलें होती क्या है, यानी कि जेनेटिकली मोडिफाइड फसलें क्या होती हैं? तो ये GM फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव के पौधे के जीन को अन्य पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित की जा सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए बीजों में एक एलियन जीन की शुरुआत करके आनुवंशिक अवरोध को समाप्त करना है। एलियन जीन पौधे, जीव अथवा मृदा के सूक्ष्म जीवाणु से भी हो सकते हैं। भारत में जीन संवर्धित फसलों की वैधानिक कानूनी स्थिति के बारे में देख लें तो भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GM फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के लिए शीर्ष निकाय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। GEAC क्षेत्र परीक्षण प्रयोगों सहित पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से संवर्धित किए गए जीवों और उत्पादों को जारी रखने संबंधी प्रस्तावों की मंजूरी के लिए भी उत्तरदायी है। जुर्माना देख लेते हैं। तो अप्रमाणित GM संस्करण का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 5 साल की जेल तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसान GM फसलों को महत्व क्यों दे रहे हैं? तो किसानों द्वारा बीटी कपास के उगाने पर तथा ग्लाइफोसेट का उपयोग करने पर खरपतवार नाशक की लागत काफी कम हो जाती है। कीटनाशक लागत कम हो जाने से उत्पादन लागत में भी कमी होती है। चिंताएं क्या है? तो पर्यावरणविदों का तर्क है कि GM फसलों के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना बाकी है तथा इन्हें व्यावसायिक रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इनका मानना है कि जीन संवर्धन से फसलों में किए गए परिवर्तन लंबे समय में मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बोलबाचिया
बोलबाजिया बैक्टीरिया से डेंगू प्रसरण पर नियंत्रण, यहाँ हम लोग देख चुके हैं, ऊपर ही देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं चुनौती, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कंपटीशन। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अभिप्राय और उद्देश्य देख लें तो भारत के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक प्रारंभिक राशि, सीड फंड तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसका अभिप्राय है या फिर उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चुनौती प्रतियोगिता के तहत निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में स्टार्टअपों को आमंत्रित किया जाएगा। तो पहला है आम जनता के लिए एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक सॉल्यूशंस। दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रबंधन। तीसरा है बुनियादी ढांचा और दूरस्थ निगरानी। चौथा है चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, नैदानिक रोकथाम तथा मनोचिकित्सीय देखभाल। और पांचवा है नौकरियां और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकियां। तो कौन कौन से क्षेत्र में स्टार्टअप को आमंत्रित किया जाएगा, यह याद रखिएगा। चयनित स्टार्टअप के लिए लाभ क्या क्या होगा, तो देख लेते हैं। चुने गए स्टार्टअप को देश भर में फैले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों के माध्यम से सरकार की ओर से विभिन्न सहायता प्रदान की जाएगी। इन्हें इंक्यूबेशन फैसिलिटी, मेंटरशिप, सुरक्षा परीक्षण सुविधाएं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग तक पहुंच, उद्योग से जुड़ने के साथ कानूनी सलाह, मानव संसाधन, आईपीआर तथा पेटेंट मामलों में सलाह दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि सीड फंड के अलावा स्टार्टअप को अग्रणी क्लाउड सेवा प्रदाताओं से क्राउड क्रेडिट भी प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक इंटर्न जो कि प्री इंक्यूबेशन के तहत होगा को 6 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो अगस्त का करंट अफेयर्स है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए हमारे चैनल से, ठीक है। और यदि पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9525360283 पर, ओके। और कॉल भी कर सकते हैं 7004385014 पर, ठीक। और बाकी बीपीएससी के नोट्स और यूपीएससी के नोट्स यदि चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे बीपीएससी प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। 9 महीने का कोर्स है और 2500 रुपये उसका मात्र शुल्क है, ठीक है। और बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है और एसएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है और अन्य एग्जाम भी जल्दी ही होने वाले हैं। तो आप लोग बहुत तेजी से तैयारी कीजिए और अब जो है सीरियस हो जाइए कम से कम पढ़ाई के प्रति। सारा जो करंट अफेयर्स है वो अपडेट किया जा चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो भी अपडेट जल्दी ही कर दूंगा। करंट अफेयर्स पूरा देख लीजिए और उसके बाद हम लोग जो है तुरंत ही कंटिन्यू कर देंगे अपना प्राचीन भारत का इतिहास और आपका पॉलिटी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।